हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एहसन है, जो कि जर्म अपने डेनमार्क से। तो आज हमारा सेशन इनके साथ बीएससी, इनका जो बीएससी का जर्नी है उस हवाले से पूछना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। एहसन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस बीएससी इंजीनियरिंग का जर्नी। आज हमारा सेशन है इसके ऊपर। क्या कहते हैं आप, अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि आपका जो प्रोग्राम था क्या था, बैच, पासिंग आउट ईयर क्या था, इस हवाले से कुछ थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। Walaikum Assalam, Habib. Thank you, first of all, that you have given me an opportunity to express कि मैं मेरा क्या जर्नी था बैचलर्स का। एंड लेटर ऑन एज वी हैव अलाइंड के हम और भी सेशन रिकॉर्ड करेंगे जो दूसरे टॉपिक्स के ऊपर होंगे। सबसे पहले तो मेरा जो बैचलर्स का जर्नी था उसमें आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह से हम एफएससी वगैरह करते हैं उसके बाद एंट्री टेस्ट देते हैं, और यूजुअली लोगों को आइडिया शुरू में नहीं होता कि जो है कौन से प्रोग्राम्स को हमने टारगेट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो पिछला प्रोस्पेक्टस देखते हैं और एक हवा चली हुई होती है, लोगों को पता होता है कि यार अच्छा हमारे टाइम में क्या था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इस ऑर्डर में प्रेफरेंसेस डाल दो। और जो है उसी तरह हमने भी डाल दी। और वहां से फिर ये था कि मेरे एफएससी में तो काफी अच्छे मार्क्स थे। उस वक्त 863 नंबर थे मेरे। लेकिन चूंकि मैं अपना एंट्री टेस्ट के अंदर को खातिर खा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मुझे जो है ना मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने बैचलर्स मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया, यूटी टेक्सला सब कैंपस से किया, चकवाल से। राइट नाउ दिस कैंपस हैज बीन मर्ज टू यूटी टेक्सला बैक। तो अब ऐसा कोई कैंपस एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो अब ट्रांसफर हो चुका है यूटी टेक्सला के अंदर। मेरा जो बैच था वो 2008 बैच था, और मैंने 2008 टू 12 ये जो है अपनी डिग्री की है। अ, तो बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसे सिटी से था, वहां पर को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सा प्रोग्राम्स करने हैं। मेरा बाय द वे ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, वहां पर मतलब ये एक ट्रेंड है। अच्छा अगर ये बच्चा 900 950 टारगेट करने वाला है इसको मेडिकल में डाल दो। अगर ये 800 950 के बीच वाला बच्चा है, 800 900 के बीच वाला, 850 900 के बीच वाला बच्चा है, इसको इंजीनियरिंग में डाल दो। अच्छा भाई इंजीनियरिंग कौन सी करनी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इसी ऑर्डर में प्रेफरेंसेस डाल दो। तो ये ट्रेंड था, हमने भी ऐसे अप्लाई कर दिया। बट आई बिलीव दैट के लोगों को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मेरे रीजन के अंदर लोग समझते थे कि यार जो बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ता है ना वो सबसे फारग होते हैं। आज मैंने रिसेंटली अभी मेरिट लिस्ट देखी है यूटी लाहौर की भी, या वहां पे कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस की जो मेरिट है वो काफी हाई है, वो अब इलेक्ट्रिकल से बहुत हाई जाता है। सो दैट्स अबाउट माय बैच एंड प्रोग्राम, हाउ आई हाँ, वेरी सिलेक्टेड माय नाइस। प्रोग्राम। और ये आपने सिलेक्शन का तो बता दिया वैसे ही पहले, और उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एज अ हॉस्टलाइट। अच्छा हबीब भाई, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी मुझे मिली थी वो यूटी टेक्सला चकवाल कैंपस था। हम लोग वहां पे गए, बड़ी लिमिटेड सी सीट्स अवेलेबल थी हॉस्टल के अंदर, जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी बाय आवर सीनियर्स, रिस्पेक्टेबल सीनियर्स। तो उसमें ये होता था कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं या थर्ड ईयर तक पहुंचते हैं, तो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप हॉस्टल अलॉट करवा सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट कि इन द बिगिनिंग जो है, अगर आपने अकोमोडेशन भी अपनी जाके तालीम भी वहाँ स्टार्ट करनी है, अपनी अकोमोडेशन का भी आपने अपने तौर पे अरेंजमेंट करना है, आपका मेस है, आपका हर चीज आपने खुद से करनी है। तो काफी चैलेंजेस थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं अगर देखूं तो वहां पर अकेला मैं नहीं था, बाकी भी स्टूडेंट्स थे जो मेरी तरह ही आए हुए थे, मेरी तरह के, मुझसे कुछ बेहतर बैकग्राउंड्स के थे। तो वहां पर ये होता है कि जब इस तरह के एनवायरनमेंट में आप लोग आते हैं, तो आप सब आप एक साथ कपल ऑफ पीपल्स होते हैं, आप एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो एज ए हॉस्टलाइड हम मैंने अपनी इनिशियली फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, बिकॉज जब आप घर से निकल के आते हैं, सम टाइम
कुछ लोगों, आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चे बड़े किए जाते हैं वो स्पून फीडिंग करके बड़े किए जाते हैं। तो मतलब हर चीज, खास तौर पे जो बच्चे इस तरह के हो ना, पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो, उनको माँ बाप कभी जो है ना, मतलब अब चारपाई से नीचे, एक पंजाबी में मुहावरा के चारपाई से नीचे कदम नहीं रखने देते। उनको कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो मेन चैलेंजेस, पढ़ाई तो थी पढ़ाई तो हम करने के आदी थे, तो वो कर ही लेते किसी तरह। मेन चैलेंजेस ये थे कि जो है आपने अपना खाने का अरेंजमेंट करना है, अपना कपड़े धोने का सिस्टम वगैरह देखना है, वो सारी चीजें करनी है। और ऑन द अदर हैंड जब आप एकदम घर से निकल के आते हैं जहां आपको हर चीज स्पून फीड की जा रही होती है, आप अपनी बहुत कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे ये यूटीज हैं या ये जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे और भी जो है डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं। आपको पता है हमारा पंजाब का कल्चर बड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो डिफरेंट एरिया से लोग आए हुए होते हैं। तो शुरू में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें शायद मैं भी था, कि थोड़ा शेयरिंग के अंदर चीजों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा यार मैं सबकी चीजें शेयर करूं लेकिन कोई मेरे से कोई चीज ना मांगे। तो इस तरह की थोड़ी चीजें होती हैं। तो हमने इस हॉस्टल लाइफ के अंदर, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, हमने एक माशरत भी सीखी, और किसी ने जबरदस्ती नहीं सिखाई, खुद से सीखी, ताकि हम इस सोसाइटी के अंदर एक इंजीनियरिंग के अलावा, एक स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा, हम साथ साथ इस अपने सोसाइटी को, अपने माशरे को कैसे आपस में मिलना है, किस तरह एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, किस तरह साथ मिलकर स्टडीज करनी है, किस तरह एक दूसरे के साथ स्टेक्स लेके चलना है, अपने स्टेक्स को डिफेंड करना है। तो वो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जब आप इकट्ठे रहते हैं ना, और दोस्त बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, जो हॉस्टलाइड होते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें खाली इंजीनियरिंग नहीं होती, आपकी पूरी एक मुआशरत होती है, वो सब चीज आप सीखते हैं। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड माय जर्नी ऑफ हॉस्टल लाइफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें जो है आप कैसा फील करते थे, मतलब कि एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपकी फीलिंग क्या थी? शुरू में काफी चैलेंजेस होते थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरह के बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो नॉर्मली जो पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं एफएससी में, उनको पेरेंट्स काफी ज्यादा अकोमोडेट करते हैं, उनको स्पून फीड करते हैं। तो जब आप आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों ने ये लर्न किया कि यार अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो आपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपने खुद परफॉर्म करनी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपने अपनी स्टडी भी करनी है। शुरू में जो पहला फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपने अपनी खास तौर पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले, कि अगर आपने अपनी एफएससी बहुत अच्छे से की हुई है, जो कि नॉर्मली यूटी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जिनके एफएससी बहुत बहुत अच्छे, अनलेस के आप फैकल्टी सन नहीं है। तो लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग इस तरीके से की होती है, अपनी एफएससी इस तरीके से की होती है कि जो कोर्सेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपने पढ़ी हुई होती है वो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट 2 सेमेस्टर के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हमें लगा कि ये इंजीनियरिंग जो है ना बहुत आसान है। लेकिन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है स्टडी एकदम चैलेंजिंग होती गई। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर काफी डिफिकल्ट था। तो एज ए स्टूडेंट शुरू में तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहली चीज ये थी कि जब भी कोई इंसान यूनिवर्सिटी में आता है तो बड़े अरमान होते हैं। लेकिन जब वो बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है और साथ चीजें देखता है तो वो बंदे को बड़ा सेटबैक होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज बेहतर भी थी कि हमारे लिए एक पढ़ाई वाला माहौल था। ऑन द अदर हैंड मैंने एक और चीज देखी कि हमारी चूंकि यूनिवर्सिटी में उस टाइम जो माहौल था वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड था, अभी भी शायद वैसे ही है। कोई यूनियनबाजी नहीं थी, बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा माहौल था। तो हमारे टीचर्स का कंट्रोल था स्टूडेंट्स के ऊपर, और हम अपने टीचर्स की सुनते थे। अच्छे अखलाक वाले, किरदार वाले उस्ताद टीचर्स हमें मिले हैं, तो जिसकी वजह से हमें काफी सपोर्ट भी मिली। और ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी होती है कि एक इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर आपके टीचर्स का कंट्रोल है, उनका रोल है,
जबकि हमारे कुछ ऐसे टीचर भी थे जिनसे मैंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी है, भट्ट साहब थे, उनका मुझे पूरा नाम भूल गया। वो कहते, बेटा हम लोगों ने तो 9 साल में इंजीनियरिंग की थी, हमारे टाइमों में तो यूनिवर्सिटी स्ट्राइकों पे बंद रहती होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज मिली, अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिला, तो और अच्छे टीचर मिले जिन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत रेगुलेट रखा हुआ था, तो हमने अपना टाइम से डिग्री वगैरह कर ली। वेरी नाइस। और इसमें जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने अच्छा जीपीए था, फिर उसके बाद आप एक्सपोनेंशियली डिकेइंग की तरफ जाना शुरू हो गए, उसकी रीज़न क्या थी लूजिंग जीपीए में? सर उसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि इनिशियली मैं एफएससी, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा ना स्पोर्ट्स में था। तो जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आया तो पहले 2 सेमेस्टर में जो है मुझे काफी ज्यादा आपको पता है बहुत बेसिक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, सर्किट्स, वो चीजें इस तरह की पढ़ाई जाती हैं कि अगर आपने एफएससी में थोड़े अच्छे से अपने मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को अटेंशन दी है, तो आप वो पहले जो 2 सेमेस्टर ना वो ऑलमोस्ट आप बगैर पढ़े निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो उनमें बड़े कुछ कोर्सेज होते हैं जिसपे आपने अपना टाइम पुट करना होता है, लेकिन जो मेजर कोर्सेज होते हैं ना, जिस तरह आपका सर्किट है और सर्किट के कोर्सेज हैं, मैकेनिक्स के कोर्सेज हैं, वो बंदा इजीली निकाल जाता है। तो उस वक्त शुरू शुरू में जब बंदा आता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता है, नए दोस्त बनाता है, और एक एनवायरनमेंट होता है, लोग मुख्तलिफ तरह के दोस्त भी बनाते हैं। मेरे मोस्टली दोस्त ऐसे थे कि हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफ होने का इंतजार करते थे, और जैसे यूनिवर्सिटी बंद होती थी, या तो फुटबॉल लेके ग्राउंड में पहुंच जाते थे या वॉलीबॉल लेके ग्राउंड में पहुंच जाते थे। और जब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ऑलमोस्ट 3.07 जीपीए था उस वक्त, और सेकंड में मैंने 3 से ऊपर मेंटेन किया, तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि यार ये तो इंजीनियरिंग करना तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो जीपीए तो बाएं हाथ का खेल है। तो उस खुमार में नौबत यहां तक आ गई कि क्लास बंक करके जो है टेबल टेनिस कोर्ट में हम लोग पाए जाते थे, या अपनी गेम्स वगैरह कर रहे होते थे। और दूसरे नंबर पे थोड़ी एक मिस गाइडेंस भी थी, जो उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि यार जीपीए डजंट मैटर, तुम्हारे पास पावा है तो नौकरी मिल जाएगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ओहो। तो ये सारी चीजें थी जो अकामुलेट हुई, और जिसकी वजह से जो है ना, मतलब मुझे सेकंड सेमेस्टर के बाद ऐसा फील होने लग गया था कि यार ये तो जीपीए तो आ जाता है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर कोई जीपीए बांटता है। और उसके बाद मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा, तो मैं इसी मेंटेलिटी के साथ था, जबकि मुझे रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर इंतहाई एडवांस लेवल के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा 3 जीपीए से सीधा मुझे जो है 1.96 मेरा जीपीए आया। ओहो। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड या। तो अच्छा, इसमें आपके कुछ टीचर्स जो हैं, जो नोटेबल नेम्स हैं, आपके टीचर कौन थे, उसमें से कुछ किसी के नाम बताना चाहें प्लीज? हमने बहुत अच्छे, बिकॉज ये जो कैंपस बना था, वी वर द थर्ड बैच ऑफ दिस कैंपस। तो हमें शुरू में मतलब यूनिवर्सिटी एक, ये कैंपस अपने डेवलपिंग फेज में था, जिसकी वजह से ना मेरा कैंपस शेयर करता था फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से हमें बहुत से रेनाउंड और सीनियर प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर ताहिर नदीम मलिक, डॉक्टर आफताब, जिनसे मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ी, डॉक्टर अब्दुल रऊफ, उनसे मैंने कैलकुलस और लीनियर अलजबरा पढ़ा। उसके बाद डॉक्टर रिफत तासिम पाशा, डॉक्टर शाब खुशनूद, इन दोनों ने मिलके हमें वाइब्रेशंस का कोर्स पढ़ाया। एंड ये कुछ रेनाउंड नेम है। ऑन द अदर हैंड और भी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव टीचर्स थे जिन्होंने हमें पढ़ाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें कुछ अगर इंटर्नशिप के हवाले से और प्रोजेक्ट्स के हवाले से कुछ बताना चाहें, और आपका एक्सपीरियंस जो रिकमेंडेशन है फॉर न्यू स्टूडेंट्स के हवाले से? अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू के अंदर ना हम लोगों को ये बड़ा चार्मिंग लगता है कि यार इंटर्नशिप्स लें, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप्स लें, और वहां जाके हम लोग जो है ना 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने स्पेंड करके आए, और लोगों को आके बताएं यार देखो हमने फलां जगह इंटर्नशिप की, फलां जगह की। एक्चुअली इसका आउटकम कुछ भी नहीं होता। मैंने भी इसी मेंटालिटी के साथ, मेरी पहली इंटर्नशिप थी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला से, जिसमें जो है मुझे एक फैक्ट्री उन्होंने एलोकेट की, और मैं वहां पे जो है मेरा एक कजन था यूटी टेक्सला के अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, यावर मुश्ताक, ही वाज सो काइंड एंड नाइस गाय।
उसने मुझे अपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड की यूटी टेक्सला के अंदर। तो मैं वहां रहते हुए अपनी इंटर्नशिप मैंने कंप्लीट की। और उसके बाद मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप जो कि मैंने सेकंड ईयर के एंड में की थी, उसमें अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैंने क्या लर्न किया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें हमने कुछ प्रोसेसेस देखे, हमने ये अंडरस्टैंड किया, ओके एक प्रोडक्शन है, एक फैक्ट्री फ्लोर है, वो कैसे कैसे वर्क करता है। तो काफी हाई लेवल था, लेकिन उसमें हम इस चीज को कहें कि कोई प्रोजेक्ट हमारे माइंड में कोई कंसिडरेशन थी, या हमारे वहां पर जो सुपरवाइजर्स और मेंटर्स हमें मिले थे उनके माइंड में कोई कंसिडरेशन थी कि इसको हम कोई प्रोजेक्ट करवाएंगे। मैं समझता हूं कि कोई आपको प्रोजेक्ट हो तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप्स करने जाएं। अगर आप वहां खाली जाके, हम अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, तो हम वहां बेसिकली चाय पी के समोसे खा के वापस आ जाते थे। तो जिसका हमें नुकसान ये हुआ कि ऑफ कोर्स हमने एक एनवायरनमेंट देखा कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे चलती है। सेकंड मेरी इंटर्नशिप थी पाकर अब रिफाइनरी के अंदर थी। वहां थोड़ा मतलब आप थर्ड ईयर के एंड में थे, मैं थर्ड ईयर के एंड में था, थोड़ा टाइम मिल गया चीजों को देखने का डिटेल में, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बट उस वक्त जब मुझे अंदाजा हुआ, मैं थोड़ा अपने पढ़ाई में भी, जब मैंने जीपीए लूज करना स्टार्ट किया था, मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद बड़ा सीरियसली इसको रिकवर करना शुरू किया। तो आप जितना मर्जी चाहे जीपीए रिकवर करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपको एक दफा 1.96 या 2 वाली डिप लग गई है ना, तो वो कभी रिकवर नहीं होती। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि आउट ऑफ 8 मेरे 5 सेमेस्टर्स में 3 से ऊपर है जीपीए, लेकिन मेरा जो कम्युलेटिव जीपीए वो 3 कभी नहीं बना फिर। तो लेकिन इसी तरह जब इंटर्नशिप में मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, तो मुझे काफी ज्यादा आइडिया हो गया था, मैं थोड़ा सीरियस भी हो गया था स्टडीज की टूवर्ड, क्योंकि मुझे ये था कि यार थोड़ा जीपीए को इम्प्रूव करना है, अदरवाइज जो है ना मार्केट में बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब इंटर्नशिप में मैंने पाकर अब रिफाइनरी के अंदर मैंने उनको कहा कि मैं ये इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन इन चीजों के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे मेरे मेंटर ने शट अप कॉल दी, और इट लुक्स लाइक कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और इसकी रीजन एक जस्टिफाइड भी है कि यार एक बंदा है, वो डेली रूटीन पे एक काम कर रहा है, आप उसके गले में एक बच्चा डाल दो छठे सेमेस्टर का, और उस बंदे को पता है कि यार ये बच्चा जो है ना 40-50 दिन के लिए आया, उसके बाद ये चला जाएगा। तो कोई क्यों आपसे काम कराएगा और क्यों आपको सिखाएगा। तो ऑन द अदर हैंड, मैं आज आज जिस पोजीशन के ऊपर हूं, मैं आज अगर यहाँ पे बैठ के सोचूं कि मैं अगर वापस जाऊं तो मैं क्या चीज करेक्ट कर सकता हूं, और मैं अपने ऑडियंस को, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के, मैं उनको क्या कह सकता हूं कि रादर आप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करें अनऑब्जेक्टिवली। आप अपने टीचर्स के पास, अपनी लैब्स के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटर्नशिप्स करें। आप अपने प्रोजेक्ट्स पकड़ें, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दें, अभी से उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, जो है आप ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो काम करना है, आप उस पर अभी से स्टार्ट करें, थोड़ा अपनी चीजें क्लियर कर लें। अदरवाइज टीचर से पूछें, उनसे गाइडेंस लें। और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बजाय इसके कि वो बच्चों को रैंडमली छोड़ दें कि वो कुछ भी प्रोजेक्ट करते रहें, टीचर्स को भी चाहिए कि वो एक प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं, जिसको ग्रेजुअली वो हर साल उन प्रोजेक्ट्स करवाते जाएं, ताकि आपके पास 8-7 साल के बाद एक प्रोडक्ट बन जाए, जिसको आप अगर सोचें कमर्शलाइजेशन की तरफ, तो आप उसे कमर्शलाइज भी कर सकें। बच्चे के एंड पे छोड़ देंगे, वो कोई भी कुछ भी करके ले आते हैं, और मोस्टली उनका फोकस होता है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें। आप जब बच्चे को कहेंगे कि हमने, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, पिछले स्टूडेंट्स के साथ हमने इस तरह से काम किया है, अब फ्यूचर ऑन हम इसको आगे यहां तक डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक उसका ज्यादा बेहतर आउटकम आपको मिलेगा। तो इंस्टेड आप इंटर्नशिप्स कॉरपोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्रीज के अंदर करें। बेहतर है कि आप अपनी इंटर्नशिप्स कोई रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर या रिसर्च लैब में या अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर करें, जिनको आप 1-1.5 साल तक फॉलो अप कर सकें। तो वो ज्यादा, मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, और एक बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगी आप लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बताना चाहूँ। जी। हमारा जो टाइम था उस वक्त, हम लोगों को जो प्रोजेक्ट्स करवाए जाते थे, मुझे याद है हमारे एक टीचर ने इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट हमें दिया, पावर सप्लाई बनाने का, डीसी पावर सप्लाई। और वो जो प्रोजेक्ट था वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट था, और उस उन्होंने हमें पूरी स्पेसिफिकेशन दी हुई थी कि आपने ये जो पावर सप्लाई बनानी है, इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड 3 एम्पियर करंट्स। और हमारा जो वाइवा हुआ था वो बड़ा हैवी किस्म का वाइवा था, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देना था। और वो हमारे टीचर क्या काम करते थे कि वो आगे ना 1.5-2 एम्पेयर का लोड, अब 2-1.5-2 एम्पेयर का लोड आप कैसे डालेंगे, डीसी सप्लाई बड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो वो टीचर क्या करते थे, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके उस सप्लाई को आगे से मोटर, वो आगे से मोटर अटैच करते थे, और उस मोटर की शाफ्ट ना वो प्लास से पकड़ लेते थे। तो होता ये था कि जो आधे से ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट फारग इस वजह से हो गए कि वो जैसे प्लास से पकड़ते वो पता लगता था ये तो 1.5 एम्पेयर से नीचे नीचे आधी से ज्यादा पावर सप्लाई है, तो वैसे फारग हो गई है। ये प्रोजेक्ट किया, उसके बाद हमें और मैकेनिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, डीएलडी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। और मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो रोबोटिक्स के ऊपर था, और मैंने उससे काफी लर्न किया। स्पेशली मैंने ये लर्न किया कि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो उसकी आप काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स कैसे ड्राइव करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद उसका कंट्रोल्स, हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम मैंने देखा। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, आप आपस में कंसिडर करें कि आप आपस में प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोलैबोरेशन कर लें। एक बंदा मैकेनिक्स साइड पे काम करे, दूसरा बंदा उसके कंट्रोल्स के ऊपर काम स्टार्ट करे, आप मिलके काम करें, R&D बेस्ड काम करें, अपने समर्स वहां पे लगाएं, इंटर्नशिप्स कॉर्पोरेट और कंपनियों में छोड़ दें उनको, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। मैं ये बिलीव करता हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स का कोई भी बंदा पास आउट हो रहा है, उसको एटलीस्ट 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, उसको उसको एक मोटर कंट्रोल आना चाहिए। नंबर 2, उसको सेंसर इंटीग्रेशन आनी चाहिए। नंबर 3, उसको कंट्रोल्स आना चाहिए। और अगर वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है तो उसको कंट्रोल्स आनी चाहिए, मैकेनिकल का है तो उसको डायनेमिक्स का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। वेरी नाइस। तो दैट्स गुड, आई थिंक सो एहसन। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। और आई थिंक सो नाउ द ऑडियंस हु वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट मास्टर एक्सपीरियंस, एमएससी का जो एहसन साहब का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। एंड आफ्टर नेक्स्ट सेशन, कीप बिल्डिंग, कीप टेस्टिंग एंड ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। शुक्रिया।